Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic is law of conservation of momentum. So first of all, इसकी statement: total momentum of an isolated system remains constant. Total momentum of an isolated system remains constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिस्टम जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बॉडीज हो वो आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में कोलाइड करें, तो इंटरेक्शन से पहले का मोमेंटम और इंटरेक्शन के बाद तमाम बॉडीज के मोमेंटम का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. टोटल मोमेंटम of an isolated system remains constant. Isolated system की definition करते हैं. Isolated system किसको कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. आइसोलेटेड का मतलब तने तनहा, अलग थलग. A system on which जिसके ऊपर no external agency जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगाए. अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स एनी फोर्स. जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी यानी बैरूनी कुव्वत अमल ना करे. पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में इंटरैक्ट विद ईच अदर. सिस्टम के हिस्से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करें लेकिन कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे, तो इस किस्म के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में इंटरैक्ट. इस किस्म के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस enclosed in a glass vessel या सिलेंडर. एक वेसल के अंदर, एक बर्तन के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर आपने, बल्कि इंसुलेटेड सिलेंडर के अंदर गैस बंद की हुई है. अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि रैंडम मोशन में होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन बाहर से कोई दूसरी फोर्स, कोई दूसरी एजेंसी इसके ऊपर फोर्स ना लगाए, तो इस किस्म के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको प्रूफ करेंगे. तो इसके लिए हम ये दो बॉल्स कंसिडर करेंगे.
ये एक बॉल, स्मूथ हार्ड बॉल, लेट इट्स mass be m1, और ये एक दूसरा बॉल, we consider two smooth hard balls, let its mass be m2. We consider two smooth hard balls, let its mass be m1 and its mass be m2. Its initial velocity, they are moving along the same direction. They are moving along the same direction. Its velocity is v1 and its velocity is v2. If v1 is greater than v2, अगर ये v1 v2 से ज्यादा होगी, these are vector, तो इनके ऊपर एरो लगनी चाहिए। हाँ जी, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। ये दोनों बॉडीज, दोनों बार्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, और टकराने के बाद अपनी नई वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे। दिस विल स्टार्ट मूविंग, यहां टकराने के बाद विद वेलोसिटी v1 प्राइम, और ये सेकेंड बॉल है दैट विल गो ऑन मूविंग विद वेलोसिटी v2 प्राइम। आई थिंक सिचुएशन आप समझ गए होंगे। तो we write, we consider two smooth hard balls of masses m1 and m2 moving with initial velocities v1 and v2 रेस्पेक्टिवली, बिलतरतीब, यानी m1 v1 के साथ मूव कर रहा है और m2 v2 के साथ। ओके जी, इफ v1 इज ग्रेटर देन v2, ग्रेटर को इस तरह से लिख लें, धन कुछ अर्सा बाद आफ्टर टाइम t, आफ्टर सम टाइम ऐसे लिख लें, आफ्टर सम टाइम दे विल कोलाइड एंड मूव विथ न्यू वेलोसिटीज, कोलाइड करेंगे और नई वेलोसिटीज के साथ मूव करेंगे। ये नई वेलोसिटीज होंगी जी, v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। ओके जी, नाउ चेंज इन मोमेंटम, सबसे पहले हम m1 का चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, फिर हम m2 का चेंज इन मोमेंटम। आप लोग जानते हैं जब ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो एक दूसरे के ऊपर
फोर्स लगाएंगे। चेंज इन मोमेंटम of m1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। m1 v1 प्राइम फाइनल मोमेंटम होगा और m1 v1 इनिशियल मोमेंटम होगा, इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। और लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है दैट चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। Rate of change of momentum is equal to net force acting on the body. Now if F is the net force acting on M1 and T is the time of impact. T is the time of impact, टकराने का टाइम, कितना अर्से एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट में रहे हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है F into T, that should be equal to change in momentum m1 v1 prime minus m1 v1. Let it be equation number 1. Similarly, for m2, अब m1 के ऊपर लगने वाली फोर्स और m2 पर लगने वाली फोर्स उसको हम F प्राइम कर देंगे। सिमिलरली फॉर m2, इफ force acting on m2 is, let it be F प्राइम, तो हाँ जी, इसके लिए क्या होगा जी, F प्राइम मल्टीप्लाइड बाई T, इसका चेंज इन मोमेंटम, इसका चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम m2 v2 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम m2 v2। ओके जी, change in momentum of m1 is equal to F into T, change in momentum of m2 is equal to F prime into T. Let it be second equation, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से F into T plus F prime into T is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus m2 v2। इसमें से T कॉमन निकाल लीजिए तो ये बनेगा जी F प्लस F प्राइम
T common is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus m2 v2. Now f and f dash, these are equal and opposite. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, जब दो बॉडीज आपस में टकराते हैं m1 m2 पर फोर्स लगाएगा और m2 m1 पर, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होंगी. देयरफॉर दिस f prime, this should be equal to minus f. Action reaction forces, these are known as action reaction forces. So now f minus f into T is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus m2 v2. So this is 0 is equal to m1 v1 prime minus m1 v1 plus m2 v2 prime minus m2 v2. अब इसमें से ये माइनस m1 v1 इसको इधर ले आए और इस m2 v2 को इधर ले आए. ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, एंड वी शैल गेट m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 prime plus m2 v2 prime. This is the momentum of m1 before collision. This is the momentum of m2 before collision. This is momentum of m1 after collision. This is momentum of m2 after collision. तो ये क्या है? This is the momentum before collision और this is the momentum after collision. Momentum before collision, that is equal to momentum after collision. तो प्रूफ ये हुआ कि किसी भी सिस्टम का इंटरेक्शन से पहले का मोमेंटम और इंटरेक्शन के बाद का मोमेंटम आपस में कांस्टेंट रहता है. दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.